अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये हमारे डेज़ के कोर्स से थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, ये वाला चूँकि हमारा स्ट्रिंग के साथ होना चाहिए था, स्ट्रिंग और एरेज वाली डे 5 के अंदर हमने इसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन जो हमारी जो कल की वीडियो ना डे 6 के अंदर हमने रेफरेंस और पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा है, तो उसमें ये आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंटर्स का यूज़ करते हुए एरेज बनानी है। ठीक है, ये दोनों की मतलब इसमें एरेज भी शामिल हो रही हैं और इसके अलावा पॉइंटर्स भी शामिल हो रही हैं। तो चलते हैं, हम आपके आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि डीएमए क्या होता है। डीएमए का मतलब है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि डायनामिक यानी मेमोरी को अलॉट करना, डायनामिकली यानी कभी करना कभी ना करना, कभी मेमोरी को वापस ले लेना। ठीक है, कभी मेमोरी लेना कभी डिलीट कर देना, इसको हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेटिंग। ठीक है, और ये हम रन टाइम के अंदर करते हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर रन टाइम में अपनी मेमोरी को लेते हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं। अपना एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि कुछ मेमोरी लेता है, उसके बाद उसी को हम डिलीट कर देते हैं, जो कि जिससे हमारी मेमोरी हो जाती है फ्री। और इसका पर्पज़ क्या होता है कि हमने मेमोरी को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करते हैं, अपने डेटा को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये इसके कुछ की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें बताया गया है कि हमारा जो मेमोरी डायनामिकली डीएमए में बनाई जाती है वो हीप में बनाई जाती है। ठीक है, ये हीप स्टैक और स्टैटिक एक मैकेनिज़्म है, जो कि इस फोटो के अंदर हमें बता रहा है। हीप बता रहा है कि जो हमारी मेमोरी ली जाती है वो रैंडमली ली जाती है, जब उसको यूज़ कर लिया जाता है तो उसको कर दिया जाता है फ्री। टैग हमें बता रहा है कि हमारी जो मेमोरी हमारे जो वेरिएबल्स या जो भी हमारी मेमोरी यूज़ की जा रही है ना, वो स्टेप बाय स्टेप यूज़ की जा रही है। यानी ये मेमोरी का पहला सेल है, उससे अगले सेल के अंदर अगला डेटा है, उससे अगले सेल के अंदर अगला डेटा है, उससे अगले सेल के अंदर अगला डेटा है। मगर डायनामिकली होता क्या है कि हमारा रैंडमली कोई भी मेमोरी लोकेशन ले ली जाती है और वहाँ पर हमारा डेटा स्टोर कर लिया जाता है और बाद में उसको फ्री कर लिया जाता है। ठीक है, मगर और ये स्टैटिक एक तीसरी टर्म है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारी जो मेमोरी है वो प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी यूज़ में रहेगी, यानी इंटरनल मेमोरी के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। और स्टैक में हमारी मेमोरी तब फ्री होती है जब हमारा प्रोग्राम एंड होता है, जबकि हीप के अंदर हमारा प्रोग्राम के चलने के दौरान ही हम अपना डिलीट कीवर्ड के ज़रिए उसको डिलीट कर देते हैं, अपनी मेमोरी को फ्री कर देते हैं। अब इसके सिंटैक्स में देखते हैं कि हम एक पॉइंटर बनाते हैं, पिछली वीडियो का पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और ड्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए हम उसके आगे इंट लिखते हैं, तो हमारा एक वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, जो कि एक डायनामिक होता है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। यूज़ करते वक्त ये मेमोरी लेगा और डिलीट करने के बाद ये मेमोरी को फ्री कर देगा। ठीक है, और इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए, चूँकि ये पॉइंटर है, हमें इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, डी रेफरेंस करके हम इसको एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर एक वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और डिलीट कीवर्ड के ज़रिए हम अपना जो भी पॉइंटर वेरिएबल होगा उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इससे हमारी मेमोरी हो जाएगी फ्री। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम करते हैं, जो कि हम पीछे किए भी हैं हमने। सबसे पहले एलोकेशन, जिसके अंदर हम मेमोरी को अलॉट करते हैं, और उसका सिंटैक्स हमारे पास ये है। इंटीजर इंट डेटा टाइप लिखे, स्टैटिक का यूज़ करते हुए एक वेरिएबल का नाम बनाएं, और यहाँ पर हम एरे बना रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एरे बनाने का सिंटैक्स है, जो कि है डायनामिक। और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर के अलावा एक स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करें, तो होगा क्या कि ये एक वेरिएबल बनेगा जो कि डायनामिक होगा, और उसको वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी जो कि हम छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। मगर स्क्वायर ब्रैकेट के यूज़ करने से ये एक एरे बन गई है। ठीक है, और डी एलोकेटिंग के लिए हम डिलीट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर वेरिएबल हो तो बस डिलीट का वर्ड लिखने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगर एरे बनाई गई है तो हम डिलीट कीवर्ड लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर एरे का नाम लिखते हैं। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी होती है डीएमए को यूज़ करते वक्त। सबसे पहला है मेमोरी लीक्स। मेमोरी लीक होता क्या है? मेमोरी लीक असल में होता है कि कभी कभार हमारा एक प्रोग्राम है जो कि 1 GB डेटा ले रहा है और उसने 1 घंटे तक चलना है, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर जो है 1/2 GB मेमोरी, उसके अंदर जो डेटा है वो यूज़ नहीं किया जा रहा एक आधे घंटे के बाद। ठीक है, आधे घंटे के बाद जो हाफ मेमोरी है उसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो यूज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर हम उसको डिलीट नहीं करते तो वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, वो कोई और प्रोग्राम यूज़ कर पाएगा उसे,
और ना ही वो वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमारी मेमोरी लीक होती है। ठीक है, फजूल ऐसे ही हमारी मेमोरी यूज़ हो रही होती है, ना उसका असल में कोई काम हो नहीं रहा होता और वो मेमोरी यूज़ हो रही होती है, उसको हम डिलीट नहीं करते। ये हमारे पास मेमोरी लीक्स होती हैं। और डैंगलिंग पॉइंटर से मुराद ये है कि जब भी हम एक पॉइंटर को डिलीट करते हैं तो फिर भी उसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी रहती है। ठीक है, वही वैल्यू एज अ गार्बेज वैल्यू बन के वहाँ पे रह जाती है। तो अगर हम दोबारा भी इसको कॉल करें ना तो वो हमें वो वाली वैल्यू दे देता है। तो इसे हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। इसको अवॉइड करने के लिए हम करते क्या हैं, एक उस वेरिएबल को नल के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी पुरानी वेरिएंट से सी में उसके अंदर हम कैपिटल लेटर्स के अंदर नल लिख देते थे, लेकिन जो अब न्यू वेरिएंट है उसके अंदर हम नल PTR लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे उस पॉइंटर को एकदम नल कर देता है। ठीक है, अब उसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये तो थे कुछ की ऑपरेशंस। ठीक है, और इसको हम यूज़ करेंगे अपने अब VS कोड के अंदर, थोड़ा सा कोड करके देखेंगे कि हम इसको कैसे बनाते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे डिलीट करते हैं, थोड़े से ऑपरेशंस करेंगे इनके ऊपर। चलो तो चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो आ चुके हैं हम, अपनी बनाते हैं C++ की इस फाइल्स को अपने VS कोड पर ड्रॉप करते हैं। तो होगा क्या, ये इसके अंदर ओपन हो जाएगी जैसा कि हम हर बार करते हैं, आप सबको पता भी है। तो अब यहाँ पर हमारा ये फ़ोल्डर खुल चुका है और यहाँ पर हम अपनी बनाएंगे डे 5 की फ़ाइल। ठीक है, क्योंकि ये हमारे डे 5 के साथ इसका कॉन्सेप्ट होना था। तो डे 5.cpp नाम से हम अब एक फ़ाइल बनाते हैं और इसके अंदर अब अपना कोड लिखते हैं। ये तो था हमारा मेन स्ट्रक्चर जो कि C++ के प्रोग्राम का होता है। तो इसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जो कि डायनामिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इंट स्टैटिक एन इज़ इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया है और उसको करना क्या है, उसको हम इनिशियलाइज करने के लिए डी रेफरेंस करेंगे इज़ इक्वल टू 10 और यहाँ पर आगे हम करेंगे सी आउट। ठीक है, डी रेफरेंस करके सी आउट करेंगे, वरना हमें उसका एड्रेस मिलेगा ना कि उसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये पॉइंटर है इस वजह से। इसको मैं करता हूँ सेव और अब जाता हूँ सेविंग टर्मिनल पे और इसको चला के देखता हूँ। मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और अब मैं अपनी G++ की कमांड को यूज़ करते हुए डे 5.cpp कुछ रन करूँगा। वो बता रहा है कि यहाँ पर कोई फ़ाइल नहीं, यानी कि हमारी फ़ाइल सेव नहीं हुई थी। ठीक है, जब भी आपको ये एरर आए ना तो इसका मतलब ये है कि हमारी वो फ़ाइल सेव नहीं हुई। वो असल में मैंने cd कमांड का यूज़ नहीं किया था और फाइल को ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया था। और अब मैं करूँगा तो ये मेरी डायरेक्टरी ओपन होगी। पहले मेरी डायरेक्टरी ही ओपन नहीं हुई थी, तो वहाँ पर फ़ाइल कैसे होनी थी। तो यहाँ पर मैं G++ की कमांड को यूज़ करते हुए डे 5.cpp फाइल को करता हूँ रन, और रन करने के बाद मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी और फिर ./a.exe नाम से मेरी तरफ बनती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 प्रिंट हो जाएगा जो कि हमारी वो वैल्यू थी। ठीक है, ये हमने डायनामिकली एक वेरिएबल बनाया। अब इसको हम डिलीट करके देखेंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ऐड कर दिया है डिलीट एन की। तो होगा क्या कि ये पहले डिलीट होगा फिर ये यहाँ पे इसको प्रिंट करेगा। देखते हैं अब इसकी वैल्यू क्या आती है। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने जाता हूँ सेगमेंट टर्मिनल पर और यहाँ पर मैं दोबारा से इस फाइल को रन करके कंपाइल करके रन करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को चलाता हूँ और जैसे मैं चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि वही 10 की 10 प्रिंट हो रही है। ठीक है, हालांकि मैंने इसको डिलीट भी कर दिया लेकिन फिर भी प्रिंट हो रही है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये डैंगलिंग पॉइंटर बन गया या अब इसकी ये गार्बेज वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर इसको नल PTR के इक्वल कर देता हूँ एन को। तो अब देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। अब मैं सी आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसको करता हूँ सेव और अब मैं जैसे इसको करूँगा तो देखते हैं अब क्या हमें ये बताता है। फाइल को मैंने किया रन। अब आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट,
यानी कि हमारे पास कोई ऐसा सेगमेंट ही नहीं है, कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जिसके अंदर जिसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, या जिसके अंदर कोई वैल्यू है हमने उसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर वो हमें फॉल्ट दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास अच्छा एक मेथड है जिससे हम अपनी वैल्यू को मुकम्मल रिमूव कर सकते हैं अपने इस पॉइंटर के अंदर से। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका था। अब हम एक एरे बनाते हैं, और एरे बनाने के लिए हम अच्छा एक और तरीका कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं अगर स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊँ तो यहाँ पर इसको वैल्यू यहीं पे इनिशियलाइज़ कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज़ नहीं करता, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। और अब मैं इसको भी फिल वक्त मैं कमिट कर देता हूँ, और देखते हैं कि अब ये क्या आउटपुट देता है। इसको मैंने सेव किया और अपने सीगमेंट टर्मिनल पे गया, ये कंपाइल की फ़ाइल, और उसके बाद हम करेंगे रन। और जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं 23 हमारे पास आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने इस n को वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी 23। लेकिन अगर हम एक एरे बनाते हैं एरे बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर उसका साइज़ लिखेंगे। मैं यहाँ पर 4 साइज़ लगता हूँ। तो अब हमारे पास 4 वेरिएबल बन गए हैं। ठीक है, तो हम उसके अंदर इनपुट लेंगे। ठीक है, अगर देखें अगर ये वेरिएबल ही नहीं बने तो हम इसके अंदर इनपुट नहीं ले सकते, लेकिन मैं इसके अंदर इनपुट लूँगा फॉर लूप के ज़रिए, और इसको मैं 4 बार चलाऊँगा। ठीक है और हर के अंदर मैं अब इसको बिल्कुल जैसे हम वैसे एरे को यूज़ करते हैं ना, और उसको इंडेक्स के ज़रिए उसको एक्सेस करते हैं हर एक एलिमेंट को, इसमें भी वैसे ही होगा। और इंडेक्सिंग 0 से होगी जैसे कि आम एरे में होती है। और आप देख सकते हैं पहले 0 होगी, और n के 0 वाले इंडेक्स में वैल्यू इनपुट लेंगे, फिर 1 2 3 और 3 यहाँ तक ही बस। और अगर ये वेरिएबल बने ही नहीं है तो ये हमारी इनपुट नहीं होगी। तो देखते हैं हमारी इनपुट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो ये क्यों नहीं हो रही ये भी देखते हैं। ठीक है, अव्वल तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगी, ये होगी, क्योंकि ये हमारी एरे है और ये बन चुकी है और इसके अंदर वैल्यू भी है। मैं जैसे ही रन किया तो वो कह रहा है इंटर नंबर, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 4 नंबर आ गए, और देखिए प्रोग्राम ख़त्म हो गया। यानी कि हमारे 4 एलिमेंट्स वाली एरे बन चुकी है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था पॉइंटर्स का। ठीक है, और ये डायनामिकली, और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने इनपुट लिया ना, और इनपुट लेने के बाद मैं इसको करता हूँ डिलीट। ठीक है, टैब दबाया और ये हो गया कंप्लीट। और डिलीट करने के बाद मैं इसको दोबारा फॉर लूप के ज़रिए प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं हमें ये क्या कहता है। तो ये बिल्कुल वही कहेगा कि सेगमेंटेशन, यहाँ पर तो मे बी ये कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर दे, लेकिन देखते हैं कि ये हमारी किस तरह की गार्बेज वैल्यू प्रिंट करवाता है। इसको अपने सेगमेंट टर्मिनल पे ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव हो गई है, इसको मैं रन करता हूँ और फिर मैं इसको कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद रन करूँगा, और जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ये तो पहले मुझसे वो ले रहा है इनपुट वैल्यूज़। उसके बाद मैंने डिलीट किया और दोबारा से जैसे मैंने प्रिंट किया ना, तो ये आप देख रहे हैं कि सारी की सारी गार्बेज वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट हमें नल करना होगा, तब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखें ना, मैंने इसको डिलीट पहले किया एरे को, फिर इसको एक्सेस किया तो मेरे पास वो गार्बेज वैल्यूज़ आई हैं। अब मैं इसको n इज़ इक्वल टू नल ptr करूँगा, तो अब यहाँ पे वो हमें कहेगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, ना कि कोई गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं, और इसको हमें अवॉइड लाजमी करना होता है, यानी हमें इसको नल लाजमी करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ और उसके बाद वो कह रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसको हमने लाजमी करना होता है। और ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम एरे को बनाते हैं, वो भी डायनेमिकली पॉइंटर्स का यूज़ करते हुए। और ये डे 5 और डे 6 के मतलब कॉन्सेप्ट, दोनों के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए ये वीडियो बनाई थी, इस वजह से मैंने ये इसको इनके बाद रखा है। ये असल में कोर्स के डे में शामिल नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपने ये स्लाइड्स को एक्सेस नहीं कर रखा, जो भी मैं स्लाइड को यूज़ करता हूँ, तो ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।